चलो तो अभी बात ना करो, ध्यान देते हम लोग हेडिंग पढ़ना शुरू किए थे, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। तो संयोजकता तो समझा पहले ही दिए थे कि इसके बाहरी कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको जरूरत कितने की होती है, 2 की होती है। तो 2 ग्रहण करके 8 कर लेता है, अपना कर लेता है। तो सामान्य संयोजकता तो इसकी कितनी हो जाती है, 2। परंतु हमने कहा जब हम ऑक्सीजन को छोड़ के आगे जाते हैं तो जो शेष तत्व होते हैं उनके बाहरी कोश में क्या पाया जाता है, रिक्त डी ऑर्बिटल पाया जाता है। रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण इनकी संयोजकता कभी कभी 4 भी हो जाती है और साधारण रूप से कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। हो गया। ये कौन प्रदर्शित करते हैं, केवल सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम कौन सा आयन बनाता है, 2+, तो इसकी भी संयोजकता 2 ही होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसकी संयोजकता आती है, साझा करने के कारण नहीं आती है। पोलोनियम साझा नहीं करता है, ये ध्यान देना। क्यों नहीं करता, क्योंकि कल की चर्चा में हम बता दिए थे कि नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है, अर्थात धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। इसी प्रवृत्ति के कारण जो पोलोनियम होता है उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेता है, PO2+ बना लेता है। हो जाएगा ना, ये ध्यान में रखे रहना। तो लिख लेते हैं फटाफट इसको। हेडिंग क्या लिखे हो, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। तो लिखो, इस वर्ग के सभी तत्वों की, इस वर्ग के सभी तत्वों की इस वर्ग के सभी तत्वों की सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता सामान्य संयोजकता हो गया, 2 होती है, 2 होती है। सामान्य संयोजकता 2 होती है, क्योंकि बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, क्योंकि बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या साझा करके, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। हो गया ना, आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। परंतु सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, परंतु सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, हो गया ना, बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, हो गया, 4 तथा 6 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, 4 तथा 6 संयोजकता भी
प्रदर्शित करते हैं। चार तथा 6 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना? तो 4 और 6 कौन प्रदर्शित कर रहा है? सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? क्योंकि इनके बाहरी कोश में क्या होता है? रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, जिसका चित्र कल हमने लास्ट में समझ लिया था किस प्रकार से होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं। ठीक है ना? अब इसमें 4 बहुत कम जगह मिलेगा, क्योंकि हमने कहा जब ऊर्जा दी जाएगी तो ऐसा है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर कूद के जाएंगे तो दोनों चले जाएंगे। इसलिए कितना होगा? या 2 या तो 6, 4 बहुत कम जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे तुम्हारा SO2 नाम सुने होगे ना, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो SO2 में संरचना इसकी इस प्रकार से होती है। ये तो सल्फर ने कितना बंध बनाया? यहाँ पे 4 बंध बनाया ना, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। ठीक है, अभी SO3 पढ़ते हैं। SO3 तो SO3 में ऐसे बनाता है ये प्रकार से। तो सल्फर की संयोजकता यहाँ पे कितनी है? 6। लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार से इनकी संरचना बनती है। देखो, ये एक प्रकार से ऐसे बन जाती है, सल्फर इधर ऑक्सीजन और एक इधर तीर वाला बंध। तीर वाला मतलब उपसहसंयोजी बंध। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सल्फर के ही है। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 ही मानी जाएगी। ध्यान दिएगा ना? क्यों? क्योंकि ये वाला जो बंध होता है संयोजकता में योगदान नहीं देता है। उपसहसंयोजी बंध कभी भी संयोजकता में योगदान नहीं देते हैं, ये याद रखे रहना। ठीक है ना? ये केवल ऑक्सीकरण अवस्था में योगदान देते हैं, वो भी विशिष्ट परिस्थितियों में ही योगदान देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में भी। और देखो, इसकी भी संरचना इस प्रकार से बना सकते हो, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O दिखा दो और बाकी 2 को किस बंध से दिखा दो? तीर वाले बंध से दिखा दो। हो जाएगा? ये भी इसकी संरचना हो सकती है, लेकिन साधारण रूप से हम लोग यही मानते हैं, ये वाली और ये वाली, इसको नहीं मानते हैं। ये तो बस केवल है कि एक अष्टक नियम से है और एक प्रसारित अष्टक नियम से है। अष्टक नियम से का मतलब इनकी संयोजकता 2 ही होनी चाहिए ना, अष्टक नियम से 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ? सल्फर ने कितना बंध बनाया? 2 बंध बनाया, तो ये अष्टक नियम से है। लेकिन इसमें सल्फर ने कितना बना लिया? 6 बना लिया, तो ये अष्टक नियम से नहीं है, ये प्रसारित अष्टक नियम है। ये अष्टक का प्रसार हो गया। इसमें सल्फर ने 4 बनाया, ये भी प्रसारित अष्टक नियम है। तो दोनों संरचना तुम बना सकते हो, दोनों सही मानी जाएगी, दोनों गलत नहीं। ठीक है ना? लेकिन साधारण रूप से ये वाली थोड़ी सही मानी जाती है, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि सल्फर अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है डी उपकोष के कारण, इसीलिए वो ऑक्सीजन से जब बंध उपस्थित है तो क्यों वो अपना देगा केवल, मतलब जब उसके पास ऑप्शन उपस्थित है 6 इलेक्ट्रॉन का साझा करने का, तो ऐसा क्यों करेगा कि केवल 2 का ही साझा करके 2 यहाँ पे अपना लगाएगा। यहाँ पे अभी इसकी लुईस संरचना अगर हम बनाए तो देखो, सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और इसकी लुईस संरचना अगर बनाते हो तो कैसे मिलेगा? देखो, सल्फर है और इधर ऑक्सीजन को अपना 2 साझे में दिया ना, तो ऑक्सीजन ने भी अपना 2 साझे में दिया, और ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो उसके 6 में से 2 साझे में देने के बाद कितने बचे? इसके पास 4 बचे हैं, और उसके बाद सल्फर के पास भी तो 4 बचे रहेंगे, दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी सल्फर से जुड़ने के लिए 2 ऑक्सीजन बचे हुए थे। अब ये दोनों ऑक्सीजन जब आते हैं यहाँ पे, तो बात को ध्यान से समझना, ये तीर वाला बंध ये कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही देगा। ध्यान देना, तीर वाले बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही देगा, या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर। तो अब बताओ देगा कौन? क्योंकि सल्फर का अगर डिब्बा देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का बनाओगे तो 4 इधर और 4 इधर, 8 हो चुके हैं ना, तो सल्फर तो लेगा नहीं। ठीक है, वो देने का ही काम कर सकता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि उसका पेट भरा हो और ये वाला अगर युग्म दिख रहा है तो वो दे सकता है। ठीक है ना? तो अब देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास कितने थे? उल्टा दिखा दी क्या? यहाँ पे गोला दिखाना है ना हमको, ये टाइप। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसको अभी 2 की जरूरत है। अगर 2 साझे से मिला, जैसे यहाँ मिला, तभी ठीक है, और अगर 2 कोई एक ही साथ दे दिया तभी ठीक है। तो ये वाले बंध की अगर चर्चा करें तो इसमें क्या होता है? सल्फर यहाँ पे अपना दोनों दे देता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं साझे में, परंतु दोनों किसके होते हैं? सल्फर के ही होते हैं। वैसा ही वो इस ऑक्सीजन के साथ भी करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लगा देता है, और इसमें ऑक्सीजन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। दिख रहा है? यहाँ का जो साझा हुआ है इसमें ऑक्सीजन ने भी अपना 2 यहाँ रखा है, लेकिन यहाँ दोनों के साझे में ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा क्या? साझे नहीं रखा।
जब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं रखा तो इसे हम कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। कौन सा कहते हैं? उप सहसंयोजी बंध। लेकिन यहाँ पे दोनों ने साझे में रखा है, इसलिए ये है सहसंयोजी बंध। तो अब देखो अष्टक तो यहाँ से भी पूरा हो गया, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया ना। भले ही उसने दिया नहीं लेकिन साझे में तो रखा है। अब सल्फर का जो गोला बना इन सबके साथ बनेगा, दिख रहा है, और इसका गोला इधर बनेगा। देखो सबके 8-8 पूरे हैं, लेकिन यहाँ दोनों के साझे में सल्फर ने ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस तरह का बंध तो बनाना संभव नहीं था, क्योंकि इस तरह का बनाए तो ये वाला बंध समान साझे को बताता है। समान साझे का मतलब तुम 1 दोगे तो हम भी 1 देंगे, तुम 2 दोगे तो हम भी 2 देंगे। लेकिन ये वाला बंध जो है जिसकी तरफ पूंछ लगी होती है वही दोनों देता है। जो तीर वाला बंध है जिसकी तरफ पूंछ लगी होती है वही दोनों दिया है, दिख रहा है, और जिसकी तरफ तीर लगी है केवल उसने ग्रहण किया है, मतलब उसने साझा किया है, कुछ भी दिया नहीं अपना। इसे 1 भी रुपया दिया क्या अपना? यार उसके 6 थे पहले थे, 6 पड़े हुए अभी। लेकिन जब हम प्रसारित अष्टक की बात करते हैं, अर्थात यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर तो देखो दोनों तीनों तरफ डबल बॉन्ड लगे हुए ना, और इस डबल बॉन्ड का अर्थ क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन देगा, दोनों देंगे, याद रखे रहना। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम ऊपर वाले से हम इसको समझना चाहें, तब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से हट जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो। ठीक ऐसा ही नीचे होगा कि ऑक्सीजन भी अपना यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से उसके 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। तो क्या इन ऑक्सीजन के अष्टक पर कोई प्रभाव पड़ा? तब भी 8 पूरा था उनका, और साझे में अपना 2 देने के बाद भी 8 पूरा है ना। लेकिन प्रभाव सल्फर पर पड़ गया, सल्फर के 4, 4, 8, 4, 12 हो गए, देख रहे हो। अभी 8 थे पहले वाले में, जब यहाँ साझा नहीं दिया था ऑक्सीजन ने तो कितने थे? 8 थे। यहाँ पे कितना हो गया? 12। तो इस संरचना को हम कहते हैं ये अष्टक नियम की संरचना है। अष्टक नियम मतलब बाहरी कोश में कितना होगा? 8 होगा। जबकि ये वाली संरचना कौन सी है? प्रसारित अष्टक संरचना है, क्योंकि 8 नहीं, इसके पास कितने हो गए? यहाँ पे 12 हो गए, हो जाएगा ना। तो दोनों संरचना सही मानी जाती है। प्रसारित अष्टक भी संभव है, इसलिए ये वाली ज्यादा सही मानते हैं, ये वाली हम उतनी सही नहीं मानते, क्योंकि हमको थोड़ी ना पता है कि ये कब उपसहसंयोजी बंध बनाएगा और कब नहीं बनाएगा। और वैसे जब उसके पास ऑप्शन है कि वो अपना अष्टक का प्रसार कर सकता है, तब वो ये वाला बंध क्यों बनाएगा? हाँ, ऑक्सीजन बनाता है ये वाला बंध। अभी मान लो ऑक्सीजन किसी से जुड़ता तो ऑक्सीजन तो प्रसारित अष्टक नहीं रखता है, क्योंकि उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ऑक्सीजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल होता है क्या? ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 8 होता है, 8 होता है। और इसका लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p4। क्या 2d होता है कभी? 2d होता है? 2d संभव ही नहीं है। d की शुरुआत कहाँ से होती है? 3 से होती है। तो ऑक्सीजन के पास ऐसा है ही नहीं, इसके मतलब ऑक्सीजन ये वाला कभी बना ही नहीं सकता, अर्थात ऑक्सीजन कभी 6 बंध नहीं बनाएगा सल्फर की तरह। ऑक्सीजन बनाएगा तो हमेशा केवल कितना बनाएगा? बस 2 ही बंध बनाएगा, और बाकी के 4 उसके पास बचे रहेंगे। जो 4 बचा है उनसे कौन सा बंध बना सकता है? वो तीर वाला बंध बना सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन तीर वाला बंध बना लेगा, परंतु कभी ऐसा बंध नहीं बनाएगा कि ऑक्सीजन भी 6 बंध बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके अष्टक का प्रसार नहीं हो सकता। जैसे नाइट्रोजन नहीं बनाता है वैसे ये भी नहीं बनाता है। हो जाएगा? तो लिखो आगे, कहां तक लिख लिए? हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखो, ऑक्सीकरण अवस्था पे आते हैं। इस वर्ग के सभी तत्वों की, इस वर्ग के सभी तत्वों की इस वर्ग के सभी तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। -2 क्यों -2 हो रही है? क्योंकि इनके पास कितने हैं? 6 हैं। ये कितना ग्रहण करते हैं? 2 ग्रहण करने का मतलब समझते हो? 2 ग्रहण करने का मतलब समझते हो?
कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा ना, ऋणावेश। क्या पोलोनियम के साथ ये सही होगा? नहीं, पोलोनियम -2 नहीं, पोलोनियम क्या दिखाता है? +2। हो गया ना? तो क्या लिखे अभी? इस वर्ग के सभी तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, जबकि पोलोनियम हो गया +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब इसका कारण क्या था हम लोग पीछे कल वाले में पढ़ चुके हैं, जहां पे आयनन ऊर्जा पढ़े थे। इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है ना, धातुओं की तरह। हो गया ना? आगे लिखना, ऑक्सीजन को छोड़कर शेष तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +4 और +6 भी हो सकती है, +4 और +6 भी हो सकती है। हो गया? नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखना, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। ऑक्सीजन निम्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन निम्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। निम्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। पहला, ऑक्साइडों में -2। दूसरा, परऑक्साइडों में -1। तीसरा, सुपर ऑक्साइडों में -1/2। और चौथा नंबर, OF2 के साथ +2। तो आज तक एक ही यौगिक ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 पाई गई है। क्या नाम है इसका? OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये भी अस्थायी नहीं होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कैसे आई है, धनायन क्यों बनता है, ऋणायन क्यों बनता है, ये चीज को ध्यान देने वाली बात है। 2 मिनट देख लेते हैं इस पे, तब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब कोई भी यौगिक बनता है तो उस पर आने वाले आवेश का चिन्ह क्या होगा, इसका पता हम उसकी विद्युत ऋणात्मकता से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? विद्युत ऋणात्मकता से। जैसे हमने जोड़ा N2O, हमने लिखा K2O, हमने लिखा MgO, हमने लिखा Cl2O7, ऐसा मिला था ना हमको पीछे के बाद। उसके बाद से मान लो हमने लिख दिया SO2, हमने लिख दिया P2O5, ये भी मिला था हमको, मिला था। हमने लिख दिया अभी वाला जो फिलहाल हमको हाल फिलहाल में दिख रहा है OF2। एक और होता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसके नाम से परिचित होगी। अब मतलब सब में हमने सबको लगभग ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, धातु हो चाहे अधातु हो चाहे हाइड्रोजन हो, सबको जोड़ दिया हमने। देखो ये धातु है, ये भी धातु है, ये अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु,
और तुम्हारा यहाँ पे ये अधातु है ही, ये हाइड्रोजन है, सबके साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब इसमें कैसे पता करें कि मतलब ऑक्सीजन पर प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो हमने कहा कि अगर हमको ये पता करना है तो बस हमें विद्युत ऋणात्मकता का ज्ञान होना चाहिए। अगर विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो उसके ऊपर ऋणावेश आएगा, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तब उसके ऊपर क्या आएगा? धनावेश आएगा। ठीक है ना? तो अब पहले से शुरू करो, यहां से तुमने देख रखा भी, कल ही हमने लिखवाया कि अब तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी? फ्लोरीन की। दूसरे नंबर पे किसकी? ऑक्सीजन की। तीसरे नंबर पे किसकी? नाइट्रोजन की। चौथे नंबर पे किसकी? क्लोरीन की। कहने का मतलब अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दे तो आज तक कोई ऐसा तत्व नहीं बना हुआ है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक हो। दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब ऑक्सीजन कहीं किसी से भी जुड़े, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, होगी ना? और ऑक्सीजन किसी से भी जुड़ेगा तो उस पर कैसा आवेश आएगा? तब ऋणावेश आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या है? अधिक है, अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें तब। ठीक है ना? क्योंकि फ्लोरीन का तो यही एक ही यौगिक दिख रहा है ना हमको, बाकी को इसको छोड़ो, इसको ऑक्सीजन को पकड़ो। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन जो है किसी के साथ भी जुड़ेगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उन सबसे अधिक होगी, और जब उन सबसे अधिक होगी तो चाहे जिससे जुड़ जाए उस पर हमेशा कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश ही आएगा। जैसे देख सकते हो N2O में ऑक्सीजन की होती है -2, इसकी होती है +4। Cl2O7 में ऑक्सीजन की -2 होती है और इसके बाद होती है इसकी +7। P2O5 में ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी +5 होती है। SO2 में ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी +4 होती है। MgO में तुम्हारा इसकी -2 होती है और इसकी +2 होती है। K2O में इसकी -2 होती है, इसकी +1 होती है। O2 में इसकी -1 होती है और इसकी +1 होती है। ये पराक्साइड वाला है, -1 आया ना यहाँ पे, देखो पराक्साइड में -1। और एक ये भी लिख देते हैं KO2 सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम की इसमें +1, ऑक्सीजन की -1/2। समझ गए? ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसका नाम है। तो सब ऑक्सीकरण संख्या हमने दिखा दी है, कौन कौन? -2 देखो हो गया, जहां जहां पे -2 है सभी क्या है? सभी क्या है? ऑक्साइड है। ठीक है ना? जहां पे तुमको -1 दिख गया वो क्या है? परऑक्साइड। जहां पे -1/2 दिख गया वो क्या है? सुपर ऑक्साइड। बचा OF2। अब जब OF2 बनता है तब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी तक तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का सबसे अधिक था, इसलिए हमेशा ऑक्सीजन पे कैसा आवेश आया? ऋणावेश आया। कैसा आवेश आया? ऋणावेश। और बाकी पे क्या आया? धनावेश। लेकिन जब ये फ्लोरीन से जुड़ने के लिए जाता है तब क्या होता है? जब फ्लोरीन से जुड़ने के लिए जाता है तो क्योंकि फ्लोरीन की अधिक है इससे, और जब फ्लोरीन की अधिक है तो अब की ऋणावेश किस पर आने वाला है? फ्लोरीन पर। ध्यान देना, फ्लोरीन पर इस बार ऋणावेश आएगा, और फ्लोरीन कितना माइनस बनाता है? -1 बनाता है ना? और सूत्र के अनुसार यह कई ठो यहाँ पे 2 ठो है, तो 1 फ्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 फ्लोरीन पे 2 माइनस, तो कुल मिला के ऑक्सीजन पे कितना प्लस? 2 प्लस आएगा। तो ऑक्सीजन बस एक ही जगह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, वो भी किसमें? OF2 में, जो कि एक अस्थायी यौगिक। क्या है? अस्थायी, अस्थायी नहीं है, ये याद रखे रहना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? साधारण रूप से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या मानी जाएगी? -2 ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जितना यौगिक लिखे सबसे ज्यादा जगह पे ऑक्सीजन की -2 मिली है ना? कुछ मिले जैसे परऑक्साइड वाले, इसमें -1 होती है, और जो सुपर ऑक्साइड तो बहुत कम बनते हैं, इसका कितनी होती है? -1/2। +2 हमको बस एक ही जगह मिला OF2 में, जो कि अस्थायी है। बस इनको लिख लो फटाक से, हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखे रहना, जब हम किसी पे आवेश की बात करते हैं तो हमें विद्युत ऋणात्मकता का ज्ञान होना चाहिए। यौगिक जब बनता है तो यौगिक में क्या होता है? ऋणावेश उसी पर आता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। अगर उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तो उस पर क्या आएगा? धनावेश आएगा। वैसे तुम यौगिक लिखने से खुद पहचान सकते हो। जब तुम यौगिक लिखते हो तो यौगिक में पहले हम धनावेश लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं? ऋणावेश लिखते हैं। अर्थात पहले जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको लिखते हैं, और बाद में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने P2O5 लिखा है ना, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? फास्फोरस को हमने पहले लिखा, ऑक्सीजन को बाद में लिखा। OF2 में क्यों F को पहले नहीं लिख दिया, ऑक्सीजन को बाद में नहीं लिखा?
यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन को बाद में लिख सकते थे, F2O लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे इसको? हम H2O लिखते हैं, H2O लिखते हैं ना, K2O हमने लिखा, N2O हमने लिखा, MgO हमने लिखा, तो इसको भी तो F2O लिख सकते थे, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लेकिन क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है ना, जिसकी कम है उसको पहले लिखते हैं और जिसकी अधिक है उसको बाद में लिखते हैं। तो सूत्र देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा। और वैसे इतना तो अगर अध्ययन करते जा रहे हो लगातार तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अब 4 का तो कॉमनली याद कर चुके हो कि सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन हो गया। यही 4 जो है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, बाकी की इनसे कम ही होती है। ये जिसके भी साथ जुड़ जाए इन पर हमेशा कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा, याद रखे रहना। लेकिन जब ये अपने में जुड़ने लगते हैं तब प्रॉब्लम फंसती है। जैसे यहाँ पे NCl3 की चर्चा किया जाए, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इसमें क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन पर कैसा आवेश आएगा? ऋणावेश आना चाहिए। ध्यान दिए रहना यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अधिक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो बता दिया अभी कि सार्वभौम सत्य नहीं हो गया वो कि जो पहले लिखे उस पर धनावेश, जो बाद में लिखे उस पर ऋणावेश, ऐसा सार्वभौम सत्य होगा क्या हमेशा? ऐसा जरूरी नहीं कि सार्वभौम सत्य ही हो कि पहले लिखे तो धनावेश, बाद में लिखे ऋणावेश। जब यहाँ पे अपने में जुड़ने लगे तब प्रॉब्लम फंसती है इनकी। ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना। इसको हम Cl3n लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको NCl3 ही लिखा जाता है। और वैसे भी ये सब सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिकों में इस ऑक्सीकरण अवस्था की ज्यादा चर्चा या आवेश की ज्यादा चर्चा नहीं होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखे रहना यहाँ पे, ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो हमने पहले लिख दिया उस पर धनावेश ही आएगा। जब ये अपने में जुड़ते हैं तब इनके साथ प्रॉब्लम फंसती है, अन्य के साथ जुड़ते हैं तब तो सही क्रम में लिखा जाता है इनको, लेकिन जब ये अपने में जुड़ने लगते हैं तब इनकी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है ना, तो देखे रहना किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, किस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा। आगे लिखो, कहां तक लिखे जी? हो गया, इसको लिख लिए? चलो सबका लिखना है, आगे बढ़ते हम लोग। हेडिंग लिखो, A वर्ग के ऑक्सी अम्ल, 6A वर्ग के ऑक्सी अम्ल और उनके गुण, 6A वर्ग के ऑक्सी अम्ल और उनके गुण हो गया। हो गया, तो अब देखो, पहले वैसे तो इसको ऑक्साइड पढ़ाने के बाद पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमें अभी ऑक्साइड का वर्गीकरण भी पढ़ना है, इसलिए हम सोच रहे हैं ऑक्साइड वहीं पे पढ़ाएंगे वर्गीकरण के साथ ही। ऑक्सी हमने यहाँ पे देख लो। अभी देखो, सल्फर के बारे में तुमने देखा कि सल्फर 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाया, एक SO2 और एक SO3, हो गया ना। तो अब ध्यान देने वाली बात है, इस वर्ग के जो तत्व हैं सामान्य रूप से इस प्रकार का ऑक्साइड बनाएंगे, एक MO2 बनाएगा और एक क्या बनाएगा? MO3, जहां यम का मान इस वर्ग के तत्व हो सकते हैं, कोई भी तत्व इस वर्ग का रख दो, ऑक्सीजन को छोड़ के, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से यहाँ पे, ऑक्सीजन केवल ये वाला बनाता है। ये वाला भी बनाएगा क्या? ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें इनका 6 बंध हमने दिखाया था ना। SO3 में सल्फर का कितना बंध दिखाया था हमने? 6 बंध दिखाया था, ध्यान दिए रहना। ऑक्सीजन की प्रवृत्ति ये भी बनाने की कम होती है, लेकिन तुमने नाम सुना होगा ओजोन, सुने ना? तो ये बना लेता है कभी कभी OO2, अर्थात ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। ओजोन का नाम क्या है? ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। जैसे SO2 का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड ना, वैसे ही ओजोन का नाम क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। हो जाएगा, ये याद रखे रहना। अब क्या होगा, हमको इनका ऑक्सी अम्ल पढ़ना है। सल्फर 2 प्रकार का अम्ल भी बनाता है, क्या क्या नाम होता है इसका? सल्फर 2 प्रकार का अम्ल भी बनाता है, नाम क्या होता है? एक सल्फ्यूरस अम्ल और एक सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान देना,
इसका पहला होता है सल्फ्यूरस और दूसरा क्या होता है, सल्फ्यूरिक। हो गया। तो अब जो सल्फ्यूरस होता है वो SO2 के जल में मिलाने से बनता है। मतलब जब SO2 को जल में मिला देते हैं तो क्या बनेगा, देखो H2 तो है ही, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे SO3, तो सूत्र बन गया H2SO3। इसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। और जब SO3 को जल में घोलते हैं तो क्या बनेगा जी, H2 और SO3 से क्या हो जाएगा SO4। इससे तो परिचित हो गए ही। हो गया। तो सल्फर भी दो प्रकार का क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। इसीलिए सल्फर के बाद जो सेलेनियम होगा वो भी इसी प्रकार से बनाएगा, सेलेनस अम्ल। सेलेनियम से सेलेनस बनेगा। और यहाँ पे H2SeO4, ये क्या बनेगा जी, सेलेनिक अम्ल बनेगा। बनेगा। उसके बाद तुम्हारा आएगा जो टेल्यूरियम है H2TeO3, ये टेल्यूरस अम्ल बनेगा। टेल्यूरियम है ना, तो टेल्यूरस अम्ल बनेगा। और H2TeO4, इसका क्या बनेगा, टेल्यूरिक अम्ल बनेगा। बनेगा। अब बताओ, अगर हम 4 वाले की चर्चा करें और फिर 3 वाले की चर्चा करें तो ऑक्सीजन तो अम्ल बनाएगा नहीं कोई, क्योंकि बेचारा ऑक्सीजन खुद ही अम्ल बनाने में भाग लेता है। तो ऑक्सीजन का कौन सा अम्ल बनाएंगे, बनाते इसको H2OO3, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, याद रखे रहना। H2O तो बेचारा खुद ही H2O बनाता है, उसको जोड़ोगे तो H2 और वो मिलेगा तो H2O ही तो बनाएगा, वो अम्ल कहाँ बनाएगा, उदासीन होता है H2O। तो ऑक्सीजन ऐसा कुछ नहीं करता है। चर्चा कहाँ से शुरू होती है हमारी, सल्फर से, सेलेनियम से और किससे, टेलुरियम से। पोलोनियम का बेचारे कोई योगदान ही नहीं होता, वो धातु का अम्ल रख लेता है। अब धातु हम लोग थोड़ी ना बनाती है, धातु क्या बनाती है, क्षार बनाती है। इसलिए पोलोनियम का योगदान नहीं होता है। केवल किसको पढ़ते हैं हम लोग, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा, ये दो इधर के और ये H2SO4। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और यही सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल ये बनेगा। और वैसे भी हमने पीछे जितने भी उदाहरण पढ़े, चाहे तुमने 8 में पढ़ा चाहे 10 में पढ़ा, जब खनिज अम्ल की उदाहरण पढ़ते थे वहां पे तुम H2SO4 HNO3 ही पढ़ते थे। अगर जाहिर सी बात है ये उससे प्रबल अम्ल होते तो इसका नाम वहां पे नहीं पढ़ते। हमको नहीं लगता आज तक इसका नाम भी सुने हो, सेलेनिक अम्ल, टेलुरिक अम्ल, कभी नाम सुने हो, नहीं सुने। प्रबल अम्ल होते तो नाम नहीं सुनते हम लोग। अरे H2SO4 हम 8-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्यों पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रबल अम्ल है, खनिज अम्ल है। त्वचा पे पढ़ने पे इससे हाथ जल जाता है, पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन इनके साथ कभी ऐसा कुछ पढ़े हो, नहीं पढ़े। जाहिर सी बात है उससे प्रबल नहीं होंगे तभी नहीं इसका महत्व है। ठीक है, तो अब इसमें इनको हमको तीनों को लिखना है क्रम से और इनका अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम पढ़ लेना है, बस इतना ही याद रखना है। क्यों, क्योंकि दिया जा सकता है कि H2SO4, H2SeO4, H2TeO4 को अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। अब इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, बस लाइन से लिख देना, पहले H2SO4, फिर H2SeO4 और H2TeO4 हो जाएगा। तो लिखो इसमें, कहां तक लिखे, तो इसमें लिखेंगे चूंकि इस वर्ग के तत्व, चूंकि इस वर्ग के तत्व क्योंकि इस वर्ग के तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। क्योंकि इस वर्ग के तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि इस वर्ग के तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। हो गया जी, दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इसलिए इनके ऑक्सी अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। इसलिए इनके ऑक्सी अम्ल भी ऑक्सी अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं।
ऑक्सी अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। हो गया? पहला नंबर लिखो, पहला नंबर हो गया। पहला नंबर लिखो डाइऑक्साइडोन, डाइऑक्साइडोन। क्या सूत्र था इसका? MO2 को जल में घोलने पर जल में घोलने पर H2MO3 सूत्र के ऑक्सी अम्ल बनते हैं, सूत्र के ऑक्सी अम्ल बनते हैं। इसको अभिक्रिया लिख लो। फिर नीचे आते हैं, जैसे सल्फर का क्या बनेगा जी? यम की जगह क्या रख देना होगा? यस। फिर सेलेनियम का क्या होगा? H2SeO3। टेल्यूरियम का H2TeO3। नीचे काली पेन से लिख लेना, इनकी अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम क्या होगा जी? सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? H2SO3। उसके बाद H2SeO3। प्रबल अम्ल माना किसे जाता है? मतलब जैसे हम कहें कि कोई अम्ल प्रबल है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे? कोई अम्ल जितना अधिक आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। क्या बोल दिए? कोई अम्ल जितना अधिक आसानी से हाइड्रोजन आयन देगा, उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। हो गया ना? अब हाइड्रोजन आयन देने की बात कैसे आई? क्योंकि जब इस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी ना, तो वो ऑक्सीजन को अपनी ओर अधिक खींचे रहेगा और थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलने के बाद हाइड्रोजन वाला बंध टूट जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे बंध बना हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक बीच में है तब तक ताजा ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर भागने लगे तो जैसे ही तनिक सी ऊर्जा दी है, हाइड्रोजन को इधर वाले ने खींच लिया, देख रहे हो? और जब इधर वाला खींच लेगा तो ये बंध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और H निकल जाएगा बाहर। और जब H अकेले निकलेगा बाहर तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा? प्लस आवेश। तो ध्यान देने वाली बात है, ये वाला बंध जितना जल्दी टूटेगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो अब अगर इस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अधिक आकर्षित करेगा। और जब अधिक आकर्षित किया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे? सल्फर के पास। और जैसे ही थोड़ी सी ऊर्जा दोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अचानक किसके पास चले जाएंगे? सल्फर के पास, क्योंकि जाना तो पहले से चाहते थे, बस साधा सा इसलिए रुके हुए थे, लेकिन जब तुमने ऊर्जा दे दिया तो तुरंत चले जाते और हाइड्रोजन अकेले बच जाता, उस पर कैसा आवेश आ जाता है? H+। लेकिन अगर बंध को तोड़ने में परेशानी हो रही है तो H+ देर से मिलेगा ना, और जब H+ देर से मिलेगा तो क्या अम्ल प्रबल कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ये ध्यान दिए रहना। बस ये बंध टूटने की बात है, बंध जितना जल्दी टूट गया उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और बंध अगर देर से टूटा तो प्रबल अम्ल नहीं होगा। और बंध कब जल्दी टूटेगा? जब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। ठीक है ना? तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक होती है?
सल्फर की सेलेनियम की उससे कम होती है, टेल्यूरियम की उससे भी कम होती है। आगे लिखो, अब कहां तक लिखे जी? ये यहां तक का क्रम लिख लियो, लिख लो फटाक से, लिखो तब आगे बढ़े। नीचे लिखो। अब देखो, अभी तो डाई ऑक्साइड था, अब ट्राई ऑक्साइड को देख लो। नीचे लिखना है, जबकि ट्राई ये दूसरा नंबर, दो प्रकार था ना अम्ल का, दूसरा नंबर लिखो ट्राई ऑक्साइडो MO3, ट्राई ऑक्साइडो MO3, ट्राई ऑक्साइडो MO3 को जल में घोलने पर H2MO4 सूत्र के ऑक्सी अम्ल बनते हैं, सूत्र के ऑक्सी अम्ल बनते हैं। हो गया ना? तो अभी ध्यान देने वाली बात है, ये जो पीछे वाले अम्ल लिखे हुए इनके नाम लिख लो, सल्फ्यूरस अम्ल, टेल्यूरस अम्ल, ये सेलेनस अम्ल और टेल्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल और उसके बाद ये सेलेनस अम्ल और ये टेल्यूरस अम्ल। हो गया? ऑक्सी अम्ल की परिभाषा पीछे बता दिए थे, इसलिए यहाँ पे ऑक्सी अम्ल की परिभाषा नहीं बता रहे, ध्यान दे रहे हैं। क्या होता है ऑक्सी अम्ल? ऑक्सी अम्ल क्या होता है? यहाँ तुम देख रहे होगे ट्राई ऑक्साइड को किसमें घोला गया? जल में। इसके पहले डाई ऑक्साइड को किसमें घोला गया? जल में। निष्कर्ष ऑक्साइड को किसमें घोला गया? जल में। तो ऑक्साइडों को जल में घोलने पर क्या बनता है? ऑक्सी अम्ल। वो भी किसके ऑक्साइडों को? अधातु के ऑक्साइडों को, धातु के नहीं, धातु में तो क्षार बनाती है। तो अधातु के ऑक्साइडों को जल में घोलने पर क्या बनता है? ऑक्सी अम्ल बनता है। ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान दिए रहो, इसको लिख लिए नाम सबका। चलो अब इस पे आ जाओ, H2SO4, H2SeO4 और H2TeO4, यहाँ पे सब जगह 4 लग जाएगा। हो गया ना? और यहाँ पे टेल्यूरिक का लग जाएगा और सेलेनिक का लग जाएगा, सेलेनिक अम्ल, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल लग जाएगा, इक लग जाएगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो इक लगेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो अस लगेगा। हो गया? इसको छाप लो, बाकी चीजें तब कल करेंगे। अब इसमें कल ये ऑक्साइड बच रहा है, और क्योंकि ऑक्साइड पहले पढ़ाना था, ऑक्सी अम्ल उसके बाद पढ़ाना था, लेकिन ऑक्सी अम्ल पहले इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि हमको केवल ऑक्साइड मतलब ऐसे ही नहीं पढ़ा लेना है कि दो प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, MO2 और MO3। ऑक्साइड पढ़ना है तो ऑक्साइड के कई प्रकार भी हैं, जैसे भी पीछे देखो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, बताए कि नहीं बताए? ये सारे पढ़ने हैं हमको विस्तार से, मतलब सबकी परिभाषा पढ़नी है।